हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा आज का टॉपिक होगा। इसके बारे में मोटा माटी हम काफ़ी चीज़ें फ़िलहाल पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चीज़ देखो, दिया गया है जिम्नोस्पर्म। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्म से। जिम्नोस का मतलब होता है अनावृत। अनावृत का मतलब देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक जैसे होता है जिसके ऊपर आवरण होता है, और एक होता है जिसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। तो जिम्नोस का मतलब अनावृत। जैसे हम ये है, इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, और ये है, इसके ऊपर एक आवरण है। इसको आप आवरण मान लीजिए। ये जो गोला बाहर बना रखा हमने, ये क्या है? एक आवरण है। तो सीधी सी बात है, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जो अनावृत होते हैं। क्या चीज़ उनका अनावृत होता है? बीज। स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज होता है। स्पर्म का मतलब बीज। तो सीधी सी बात समझ में आ रही होगी आपको कि जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोस और स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है अनावृत, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ठीक है, मतलब ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। मतलब बीज के ऊपर आप आवरण देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ इनमें खास अंतर देखने को मिलता है, ये लक्षण होता है। आगे दिया है, जिम्नोस्पर्म में मध्यम तथा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती। मतलब आपको बहुत ही इमेजिंग लगेगा। सोचिए, आप किसी एक ऐसे जंगल में फील कीजिए इस बात को। वहाँ जंगल में आपको झाड़ियाँ दिख रही हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। और कुछ बहुत लंबे पौधे भी हैं। कुछ क्या हैं? बहुत लंबे पौधे भी हैं, बहुत लंबे पौधे भी हैं। तो इसका मतलब ये सभी जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एक ऐसा वर्ग है, पौधों का संघ है, जिसमें आपको झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, मध्यम वर्ग के पौधे भी देखने को मिलते हैं, और बहुत लंबे वृक्ष भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म की खास पहचान ये भी हो गए। ये देखिए, मैं इसका दूसरा यूज कर लेता हूँ। ये जिम्नोस्पर्म में माध्यम तथा लंबे वृक्ष की झाड़ियाँ होती हैं। ये तो क्लियर हो दिया। जिम्नोस्पर्म का सिकोया वृक्ष सबसे लंबा होता है। भाई जिम्नोस्पर्म ये जो वर्ग है ना, होता है ना कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने लोग के बारे में कि इंसानों में विश्व में सबसे लंबा इंसान ये हैं। जैसे उदाहरण लिए हमने कुछ दिन पहले पढ़ रखा था कि आलम चन्ना जो कि पाकिस्तान के हैं, उनकी लंबाई विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जब इंसानों की बात होती है तो हम लोग आलम चन्ना की बात करते हैं, और अगर जैसे पौधों की बात होती है तो फिर हमें, और जिम्नोस्पर्म में बात करें कि भाई पूछे जिम्नोस्पर्म में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो वो आपका क्या है? सिकोया वृक्ष सबसे लंबा पौधा होता है। इनकी मूल प्राय मूसला होती है। मूसला का मतलब क्या होता है कि देखिए, दो तरह के जड़ें होती है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कभी भी धान देखा है? धान देखा है? धान को आप उखाड़ के देखेंगे तो उसमें जो जड़ें होती हैं इस तरह की होती हैं, बहुत नीचे तक नहीं होती, ज़मीन में बहुत नीचे तक नहीं होती। आपने, और दूसरा वृक्ष आपने सफ़ेदा या फिर नीम, आप देखेंगे कि उसमें जड़ें ना बहुत ज़मीन में बहुत नीचे तक होती इस तरीके से। ठीक है, उसमें क्या होती है? जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं। तो जो नीचे तक होती हैं उन्हीं जड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, ये देखो कहाँ से आएगा ये। अब एक मिनट, इसको पहले ये, ठीक है, पेन ले लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, मूसला मूल। आगे दिया है, इसके कुछ जिनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती हैं, जिसे कवक मूल कहते हैं। इसकी इसी के मतलब कुछ जातियां हैं, कुछ जातियां हैं जो कवक से सहयोग कर लेती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कवक मूल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पाइनस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाइनस को हिंदी में हम लोग चीड़ भी बोलते हैं, और चीड़ की जड़ों में कवक रहते हैं। और ये काम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये चीड़ का पौधा है, ठीक है, ऊपर ये पौधा है, नीचे इसकी क्या है? ये जड़ें हैं।
ठीक है, ये क्या है, इसमें जड़ें हैं। तो इन जड़ों में ना कवक क्या करते हैं कि इकट्ठे होकर के रहते हैं। अब ये कवक क्या करते हैं कि ज़मीन से नमी को अवशोषित करते हैं और ज़मीन से नमी को अवशोषित करने के बाद में, एक मिनट, ज़मीन से नमी को अवशोषित करने के बाद में ये पौधे को देते हैं और पौधे बदले में क्या करते हैं, इनको भोजन प्रोवाइड कराते हैं और रहने का स्थान देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देखो जो कवक होते हैं उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, मतलब इनमें पर्णहरित नहीं होता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कवक जो होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कवक होते हैं उनमें पर्णहरित नहीं होता है। पर्णहरित क्या होता है, नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जानना चाहिए कि पर्णहरित इनमें नहीं होता है। अब जिनमें नहीं होगा, कोई भी जीव है जिनमें नहीं होगा, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो कवक भी नहीं बना पाते, तो इसलिए भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ज़्यादातर अवशोषण विधि द्वारा, ज़्यादातर क्या करते हैं, अवशोषण विधि द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। आपने कुकुरमुत्ता के बारे में पढ़ा होगा, आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे करके कई सारे इनकी भी जातियाँ होती हैं। तो आपको यहाँ तक ये क्लियर समझ में आ गया होगा आई थिंक कि पाइनस के अंदर कैसे रहते हैं कैसे नहीं। आगे दिया, जबकि कुछ अन्य छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिरीक करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेते हैं, जिसे प्रवाल मूल बोलते हैं। ये देखिए, उसे क्या बोलते हैं, प्रवाल मूल। कभी कभी कुछ जातियाँ हैं जो अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं, उनमें कुछ जातियाँ हैं जिनमें ना साइनोबैक्टीरिया भी पाई जाती है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ, साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेते हैं, जिसे प्रवाल मूल बोलते हैं। तो दो मूल आपको पढ़ने को मिल रहे हैं यहाँ पर, एक कवक मूल। अगर जड़ों में कवक पाया जाता है तो फिर हम उसको कवक मूल बोलते हैं, और अगर जैसे जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है तो हम उसी को प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकस जो पौधा है, इसमें साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना, कवक मूल किस में पाया जाता है, पाइनस में, और प्रवाल मूल किस में पाई जाती है, साइकस में। ठीक है, इनके तनों की बात की जा रही, इनके तने अशाखीय मतलब हो सकता है सीधा लंबा इस तरीके से वृक्ष हो। ठीक है, इनमें जैसे देखो हम आम का पेड़ देखते हैं तो ये टहनी निकली, इस टहनी से ये टहनी, इस टहनी से ये टहनी, ऐसा भी होता है। लेकिन इनमें जो है तो ये कभी कभी क्या होते हैं, अशाखीय होते हैं। मतलब पौधा आपको देखने को मिलेगा ऊपर, इनमें यहाँ पर ऊपर आपको पत्तियाँ मिलेंगी या जो भी मिलना होगा यहाँ मिलेंगी, आपको बार बार टहनी से टहनी नहीं देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए दिया है साइकस। और शाखित भी होती है, ऐसा भी नहीं कि सभी पौधे ऐसे ही होते हैं, ये शाखित भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पौधा है, तो इससे ये टहनी निकली, इससे ये निकली, फिर इससे ये निकली, इसमें पत्तियां बनी। मतलब पत्तियां तो सभी में रहेंगी, हम केवल उदाहरण से आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें उदाहरण देखो दिया है पाइनस और सिड्रस। ये कैसे पौधे होते हैं, सिड्रस होते, शाखित होते हैं। ठीक है, आगे दिया है इनकी पत्तियां। ये तो हो गया कि पौधे देखने में कैसे लगते हैं, शाखित होते हैं कि अशाखित होते हैं, तो आप आसानी से अंतर कर सकते हैं। उसके बाद दिया है इसके तने, कहाँ जा रहा है, इनकी पत्तियां। भाई क्या हो रहा है, फोन नहीं चला पा रहे हैं हम क्या। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ कहाँ गया इनकी, अब इसके पत्तियों के बारे में जान लीजिए, पत्तियां कैसी होंगी। इनकी पत्तियां सरल होती हैं और संयुक्त होती हैं। सरल पत्तियां भी होती हैं और संयुक्त पत्तियां भी होती हैं। इसमें पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं, पिच्छाकार पत्तियां होती कुछ वर्षों तक। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी, वायु सहन कर सकती हैं। ठीक है, आगे दिया शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती, मतलब ऐसे होती है ना, कुछ पत्तियां ऐसे नुकीली, आगे की तरफ ये हिस्सा जो होता है क्या होता है, नुकीला। जैसे आपने ताड़ का पेड़ देखा होगा, आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, इनकी जैसे आगे नुकीली होती ना, उस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण। आगे, इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल
होता है, मोटा क्यूटिकल रहेगा, गर्तिक रंध्र। गर्तिक रंध्र का मतलब होता है कि रंध्र जो होते हैं ना गर्त में धसे होते, ऊपर नहीं होते। इन गुणों के कारण इनमें पानी की हानि कम होती है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें पानी की हानि कम होती है। अगर पूछा जाए ना कि ये इतनी पहाड़ों पर कैसे रह लेते हैं भाई ये पौधे, अगर हम अभी वहाँ पर जा कर के धान की फसल बो दें पहाड़ों पर तो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि धानों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। इतना पानी पहाड़ों पर इन्हें हो सकता है नहीं मिल पाएगा, इसके कारण ये मर जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास पौधे हैं अनावृत बीजी, इनकी शारीरिक संरचना ही उस तरह की है कि पहाड़ों पर भी जीवित रह सकते हैं, अर्थात अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इनमें मान लीजिए थोड़ा बहुत भी जल अगर इनको ज़मीन से अवशोषित कर लेते हैं तो उसको संरक्षित कर रखने की इनमें क्षमता पाई जाती है। इनमें पत्तियां हैं, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था है। पानी अंदर आए तो बाहर उतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है जितना बाकी पौधों में होता है। तो मोटा क्रिटिकल होता है। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया। आगे दिया है जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। ठीक है, क्या दिया है? विषम बीजाणु वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। अगुणित मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है, तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं, मतलब छोटे बीजाणु और बड़े बीजाणु। बृहद का मतलब क्या होता है? बड़े बीजाणु। ठीक है, बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। भाई क्लियर है? बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर लगे होते हैं। ये बीजाणुधानी होती कहाँ पर है? बीजाणु पर्ण पर, मतलब कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे दिया है बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। सर्पिल की तरह, यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पर सर्पिल की तरह यहाँ पर बीजाणु दिख रहा है आपको। आगे दिया है बीजाणु सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलाथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। यहाँ पर बीच में देखेंगे ये क्या बनाते हैं? शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु या लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक कहते हैं या उत्पन्न होती है, अथवा नर शंकु कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं? नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। भाई जो लघु बीजाणु होगा उससे क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद संतति। लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद संतति का। ठीक है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है, यह कुछ ही कोशिकाओं तक सीमित रहती है। यह न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? परागकण कहते हैं। जैसा कि आपने पहले लेसन में पढ़ रखा है कि परागकण किसे कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती है उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। जिस पर भाई देखो परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण या गुरु बीजाणुधानी होती है नहीं गुरु बीजाणुधानी। देखो 2 चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ है आपके पास लघु बीजाणु और दूसरा है बृहद बीजाणु। 2 चीज़ें हैं ना। तो जो लघु बीजाणु है इसका मतलब होता है परागकण। परागकण मतलब मेल की बात की जा रही है। मतलब किसकी बात की जा रही है? मेल की बात की जा रही है। मतलब की जा रही है किसकी बात? मेल की बात की जाती है। ये क्या है? आपका मेल अंग है। जैसे मेल फीमेल शुक्राणु होते हैं ना, उस तरीके का है ये। तो अरे यार ये बार बार ऐसे हो जा रहा, चल नहीं रहा मुझसे। 1 मिनट, पहले इसको हटाता हूँ फिर ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो क्लियर हो गया। 2 चीज़ें आप भाई ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा सा अभी नया हूँ इसमें, मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ आप लोग को, ये फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा। तो 2 चीज़ें बनती। लघु बीजाणुधानी मतलब नर युग्मक, बृहद बीजाणुधानी मतलब मादा युग्मक। लघु बीजाणु
समझ में आ रहा होगा अब आपको कि हाँ भाई इसमें नर और मादा का अंतर होता है। इन दोनों में किसका अंतर होता है? नर और मादा का अंतर होता है। आगे दिया है, उन्हें गुरु बीजाणु धनिक अथवा मादा शंकु बोलते हैं। भाई जिस पर देखो गुरु बीजाणु पर्ण होगा, ठीक है, और तथा गुरु बीजाणु धानी होगी, उन्हें गुरु बीजाणु धानी या गुरु या मादा शंकु कहते हैं। आगे दिया है, दो प्रकार के नर तथा मादा शंकु एक ही वृक्ष। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो प्रकार के मादा शंकु, नर और मादा एक ही वृक्ष पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस बात को समझें। उन्हें गुरु बीजाणुधानी कहाँ चले गए भाई? दो प्रकार, देखो यहाँ पर लिखा है, दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पाइनस, चीड़ का पेड़ जब आप देखेंगे तो इसमें नर और मादा शंकु एक ही पौधे पर देखने को मिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं विभिन्न वृक्षों पर स्थित हो सकते हैं, मतलब नर अलग हो, मादा अलग हो। मैं आपको कहूँ तो, आप कहो तो मैं चित्र दिखा दूँ, फिलहाल आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये साइकस का चित्र है, ये जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये साइकस का चित्र है, इसमें नर अलग होता है और मादा अलग हो। ये बीच में जो आपको थोड़ा सा येलो टाइप दिख रहा है ना, ये नर हो सकता है या फिर मादा हो सकती है। और ये है आपका साइकस का पेड़, सॉरी पाइनस का है, ये वाला क्या है? पाइनस का। ये चीड़ का पेड़ है। तो इसमें क्या होता है, नर मादा दोनों एक ही पर होते हैं। आप थोड़ा सा ना गूगल भी कर सकते हैं आप, अगर जैसे मतलब मान लो इसमें ना समझ में आ रहा हो, ना दिख रहा हो तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपका साइकस तक हो गया, स्थिर हो सकते हैं। गुरु बीजाणु दिया है आगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो सकता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और सघन पिंड को बीजांड कहते हैं। मतलब बीजांड के ऊपर जो स्तर होता है उसको बीजांडकाय, या फिर ऐसे कह सकते हैं बीजांडकाय द्वारा सुरक्षित रहता है, इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर होते हैं जो एक गुच्छाकार बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणु धानी स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्म कोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, और मादा बहुकोशिक मादा युग्म कोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। आगे दिया है, जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्म कोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर स्थित बीजांड के एक छिद्र द्वारा हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक पराग नली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। तो ये रहा टोटल आपका जिम्नोस्पर्म के बारे में। मतलब आपने ऐसे पौधों के बारे में पढ़ा जो कि जिनके ऊपर आवरण, बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। आपने उदाहरण में देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया आपको, ये साइकस है और ये पाइनस का पौधा दिया हुआ है, और उसके साथ ये है आपका गीगो, यहाँ पर देखो लिखा है गिंगको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आपने यहाँ तक पढ़ रखा है, आपने आज पढ़ा जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखेंगे क्या होता है। और कल के वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इतना देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करके आपको सामने अपना फिर से प्रस्तुत करेंगे। मतलब सीधा बात ये है ना।
ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।